इन क्लास 10 शुरू करते हैं हमारा चैप्टर हिस्ट्री में। हम शुरू किया था चैप्टर 2 इंडिया ड्यूरिंग पीरियड ऑफ स्ट्रगल्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, शुरुआत की थी हमने दिल्ली सल्तनत, और जहाँ पे हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इल्तुतमिश जो थे, उनके बाद उनकी डॉटर रज़िया, और उसके बाद रज़िया सुल्तान को उसके भाइयों ने किस तरह से असैसिनेट किया। उसके बाद फिर उसके स्टेप ब्रदर जितने थे उन्होंने रूल करने के लिए कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुए, और अल्टीमेटली उनके भी जो स्लेव्स थे उन्हें भी उनको हटा के और लास्ट में खुद वहाँ पे रूलर बन गए। तो किसका फ़ायदा उठाया था? तो द एक्टिंग रूलर जो फोर्स थे नसीरुद्दीन, उसके पीछे कौन था? गियासुद्दीन बलबन। तो नसीरुद्दीन को जो है ऐसा पपेट यूज़ कर रहा था गियासुद्दीन बलबन। बाद में इसको हटा दिया गया, असैसिनेट किया गया इसके साथ भी, और गियासुद्दीन बलबन फिर वहाँ पे रूलर बन गया। फिर हमने देखा कि गियासुद्दीन बलबन कौन थे एक्चुअली? ये थे इल्तुतमिश के जो थे फेमस जो थे बैंड, जहाँ पे 40 कहा जाता है 40 बैंड ऑफ टर्किश स्लेव थे, उस 40 में से वन ऑफ देम ये खुद बलबन थे। तो इन्होंने रूल करना शुरू किया। साथ साथ हमने देखा ही हैज़ फॉर्म द मिलिट्री डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया था, उन्होंने नाम दिया था दीवाने आरिज। फिर ताकि वो किससे कन्फ्रंट करेंगे, किससे लड़ेंगे? मंगोलियन, क्योंकि उस समय भी बाहर से जो थे फ्रंटियर से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से बहुत सारे इन्वेडर्स उस समय भी इन्वेड कर रहे थे, मंगोलियंस कर रहे थे बार बार। तो उनको रोकने के लिए इन्होंने क्या बनाया? मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाई। फिर उन्होंने सिजदा एंड पाइपोश भी जो थे इन्होंने शुरुआत की, दैट वाज गोइंग इन फ्रंट ऑफ द एम्परर एंड किसिंग हिज फीट। इस तरह से इन्होंने ये सिस्टम शुरू की। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था दैट ही हैज़ ऑल्सो अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमी। वो क्या करते? जो मैन होते उसको तो मार देते थे, और वुमेंस और चिल्ड्रंस को स्लेव्स बना के अपने साथ रख लेते थे, गुलाम बना के। तो इसी तरह से इनकी जो ये थी आयरन एंड ब्लड पॉलिसी वॉज वेरी फेमस इन हिस्ट्री। सो अगेन ही हैज़ बीन, तो हमने क्या देखा? द स्ट्रगल बिटवीन टुक प्लेस वेरियस एरिस्टोक्रेट टुक ब्लडी फॉर्म्स। यहाँ पे इसके मरने के बाद देखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, तो बहुत सारे जो ग्रुप्स थे पैसिव वाले एरिस्टोक्रेट जो नॉवेल्स थे, उनके बीच में लड़ाई होने लगी कि कौन अब जो है दिल्ली जो है रूलर जो है, किंग नहीं है वहाँ पे, तो कौन रूल करेगा। तो इसी तरह से देखा गया कि जलालुद्दीन खिलजी किसे असैसिनेट किया? कुमेर को किया असैसिनेट, एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द दिल्ली सल्तनत, और फिर उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि वो वहाँ का रूलर है। देखा गया था बलबन ने बहुत कुछ फेमस रूल्स भी बनाए थी, प्रिंसिपल्स भी बनाई थी। दैट वाज आल्सो वेरी फेमस। अपने राज में उन्होंने थीव्स और जो थे रॉबरी, उनको टोटली कंट्रोल में रख लिया था कि कोई चोरी नहीं होती थी उनके राज में। और एंटी साथ साथ जो भी अगर कोई इनके विरुद्ध एंटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिवॉल्ट भी नहीं कर सकता, और जो भी थे जैसे रिवॉल्ट ऑफ राजपूत जो हो रहा था वो भी नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से ये चीज़ें थी उनके पीरियड में। अब हम लोग आज शुरू करेंगे खिलजी डायनेस्टी। हमने अभी पढ़ा खिलजी डायनेस्टी, बलबन को किसने हराया था? बलबन के मरने के बाद जो भी एरिस्टोक्रेट्स नोबल्स थे उनको किसने हराया था? दैट वाज जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन खिलजी। तो इसी तरह से खिलजी डायनेस्टी स्टार्टेड ना। जलालुद्दीन फिरोज, इनका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, and was the first ruler of खिलजी डायनेस्टी। He was 70 years old। ये कितने उम्र के थे? 70 years old थे। And his nephew, उनका जो भतीजा था और बाद में वो ही उनका दामाद भी बना, ठीक है। तो his nephew and son in law deceived, धोखा दिया, और उनकी assassination him, उनकी हत्या करने के बाद वो वहाँ का राजा बना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन था? तो यहाँ पे अलाउद्दीन। तो किसने इसको किया था? वो अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने फादर इन लॉ को, ठीक है, उन्हें धोखा देके उनकी हत्या करने के बाद वो वहाँ पे रूलर बना। सो अलाउद्दीन is remembered for some reforms।
अलाउद्दीन भी हिस्ट्री में कुछ रिफॉर्म्स के लिए बहुत फेमस है। ही गॉट हिमसेल्फ मेंशन एज द सेकंड अलेक्जेंडर ऑन द कॉइन इशूड बाय हिम। इन्होंने जो कॉइन इन्होंने सर्कुलेट किया था अपने टाइम पीरियड में, उन्होंने उसमें मेंशन भी किया था दैट ही वाज द सेकंड अलेक्जेंडर। ठीक है, जैसे ग्रीस में अलेक्जेंडर तो जो इंडिया में आए थे यहाँ पर, इस तरह से इन्होंने भी अपने आप को अलेक्जेंडर सेकंड का नाम दिया। फिर कश्मीर एंड बंगाल वे आर नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। कहा जाता है कश्मीर और बंगाल जो थे उसके एम्पायर में इंक्लूड नहीं थे। सो ही कैरिड आउट अ मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट बागेला। तो यहाँ पे कैंपेन मतलब होता है युद्ध। वो निकलते हैं ताकि जो भी राज्य उनको मिलेगा उनसे वो लड़ाई करेंगे और वो राज्यों को अपने अपने राज्य में मर्ज कर लेंगे। सो दैट वाज अ मिलिट्री कैंपेन। किसके खिलाफ, कहाँ पे गए वो? बाघेला राजपूत। ठीक है, किंग राजपूत किंग राय करण देव ऑफ गुजरात। अलाउद्दीन इन्वेडेड रणथंभौर। तो इस तरह से एरिया वो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो इन्वेड करते गए, कब्जा करते गए। रणथंभौर दैट वाज इन ईयर 1301, देन चित्तौड़ 1303 एंड लूटेड देम। इन्वेड किया और उसके राज्य में जो भी खजाना था वो सब चीज़ें ले लिया और जो भी लोग थे उनको स्लेव्स बना दिया गया। ना ड्यूरिंग हिज गुजरात कैंपेन, जब वो गुजरात में गए, जब वहाँ पे वो कैंपेन में गए तो ही ऑब्टेन मैसिव वेल्थ, उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिला। अलॉन्ग विद दिस ही गॉट असिस्टेंस ऑफ आर्मी कमांडर। साथ साथ उनको एक असिस्टेंट कमांडर भी मिला, मलिक कफूर, हु हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम फ्रॉम हिंदू। ये जो थे मलिक कफूर, उनको ज़बरदस्ती, ये एक्चुअली हिंदू थे, इनको कन्वर्ट करवाया गया मुस्लिम्स में और उनका नाम रखा गया था मलिक कफूर। तो यहाँ पे देखो कि हु हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मुस्लिम फ्रॉम हिंदू विद द हेल्प ऑफ कफूर। कहा जाता है कफूर की हेल्प से, क्योंकि ही वॉज अ वेरी गुड मिलिट्री कमांडर, आर्मी कमांडर बहुत अच्छा था ये। तो अलाउद्दीन खिलजी कुड एंटर, इसके बल पे अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो साउथ इंडिया में एंटर कर रहे। मलिक कफूर इन्वेडेड देवगिरी, तो उसके कारण उन्होंने देवगिरी पे कब्जा किया। नहोयासाला रीजन्स एंड पांड्याज रीजन्स में, ये सभी एरिया में उन्होंने उनको कैप्चर किया। अकॉर्डिंग टू आमिर खुसरो, अब यहाँ में जो फेमस राइटर्स जो थे, पोइट थे आमिर खुसरो, तो उन्होंने क्या मेंशन किया? कफूर रिच टिल रामेश्वरम, रेवेन्यू सिस्टम वाज रिकंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन। तो कहा गया कि आमिर खुसरो कफूर रिच टिल, कहाँ तक पहुँचे थे वो? साउथ इंडिया में रामेश्वरम। और कहा गया वहाँ पर उस एरिया में रेवेन्यू सिस्टम, जो टैक्स सिस्टम था, लैंड से, ज़मीन से जो टैक्स मिलता था, वो उसको रिकंस्ट्रक्ट किया वापस से, अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने डिज़ाइन किया उस चीज़ों को। और कहा गया कि रिकंस्ट्रक्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन। ही इशूज़ 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवोल्ट। और लोग जो है वहाँ पे रिवोल्ट करे, इसके लिए उन्होंने 4 जो थे उन्होंने ऑर्डर जो है इशू किया। सबसे पहले एनेक्सिंग द प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, जो पैसे वाले थे उनकी प्रॉपर्टी को कब्जा करना। इंक्रीजिंग द रेवेन्यू बाय ट्रांसफॉर्मिंग बारन लैंड इनटू फर्टाइल लैंड, जो बंजर ज़मीन थी उनको क्या किया? उपजाऊ करने के लिए। उपजाऊ करने से क्या हो जाएगा? उनकी जो इनकम है, रेवेन्यू, वो बढ़ जाएगी। थर्ड, बैन ऑन अल्कोहल इन दिल्ली, तो दिल्ली में अल्कोहल टोटली बैन कर दिया गया कि वो अल्कोहल यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम्स एंड बैनिंग द म्यूचुअल गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टोक्रेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो फिर उन्होंने लास्टली क्या किया कि उन्होंने एक, जैसे हम लोग CID होती है, CBI होती है, वो जो रॉ होती है, वो किसी कंट्री के ऊपर अपनी जो है जासूस छोड़ते हैं, है ना, स्पाई छोड़ते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने भी अपनी इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया था ताकि उनके राज्य में आसपास के इलाके में क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बैन कर दिया कि कोई भी जो गेट टुगेदर करते हैं लोग, वो बंद कर दे। एरिस्टोक्रेट जो भी गेट टुगेदर करते हैं वो बंद कर दे, ताकि कोई भी उनके खिलाफ में कुछ भी ना कर सके, इसके लिए। तो इसी तरह से इन्होंने 4 रूल्स बनाए। नाउ ही प्रूव द रीजन्स ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल हिमसेल्फ। तो यहाँ पे खलीफा मीन्स किंग, तो ही अप्रूव द रीजन्स ऑफ खलीफा एंड एंटाइटल हिमसेल्फ एज यासमिन उल खलीफा नासिरुल अमीरुल मोमिनू। तो इतना बड़ा लंबा नाम जो दिया, इसका मतलब है कि ही वॉज द किंग, वेरी गुड पावरफुल किंगडम बनाया इन्होंने। आई वॉज द किंग, ओनली किंग। तो ही इन
Khwarizul Fatwa, Amir Khusru has adored Alauddin with titles such as Sultan of the World and Public Hermits. तो यहाँ पे उसको नाम क्या दिया था, अमीर खुसरो ने इनको नाम दे दिया था सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से उन्होंने जिस तरह से अपना नाम टाइटल इतना रखा था उस अकॉर्डिंग, और साथ साथ उनको पब्लिक हर्डमन, जैसे जानवरों को चराने के लिए देखने के लिए होता है, तो यहाँ पे पब्लिक को जो सिटीजन्स थे उनको देखने के लिए कौन था, ये खुद थे, इसके लिए उनको ऐसा नाम दिया गया। द सुल्तान परफॉर्म सेवरल रिफॉर्म्स इन पॉलिसीज, उन्होंने बहुत कुछ रिफॉर्म्स किया पुलिस सिस्टम में, डिटेक्टिव में, पोस्टल सिस्टम में, प्रोविंस स्टेट सिस्टम के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसके अंदर चेंजेस किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे आर कंट्रोल अपॉन मार्केट, और सबसे ज़्यादा था वो मार्केट पे पर कंट्रोल करना। ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय क्रिएटिंग न्यू डिजिग्नेशंस सच एज, और साथ साथ उन्होंने कुछ नए डिपार्टमेंट बनाए ताकि वो मार्केट को देख सके, मार्केट में कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं ना हो, ना कोई अपनी मनमानी करे। तो इसी तरह से मार्केट के अंदर तो उन्होंने कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाया, जैसे दीवान रियासत, मार्केट कंट्रोलर, शाहाना और दंडाधिकारी मार्केट इंस्पेक्टर, मोहतासिब that is protector of the common people, inspector of weighing and measurements, and baridud मुमालिक that is spy officers। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नाम से, इसमें से जैसे मैंने कहा था इस चैप्टर में 4+1 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 2 क्वेश्चंस होंगे, तो 1 4 मार्क्स का होगा, 1 1 मार्क्स का होगा। तो इसी तरह से जैसे अगर पूछ लिया गया अलाउद्दीन खिलजी की टाइम पीरियड में उन्होंने क्या क्या रेवेन्यू क्या क्या रिफॉर्म्स किया था, तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो याद रखनी होगी। अभी ये इनका जो पीरियड है खिलजी डायनेस्टी, तो ये वाला रेड वाला पूरा जो है एरिया है, ये पूरा एरिया जिस तरह से नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट, इस तरह साउथ मोस्टली जो है वो पॉसिबल हुआ था बिकॉज ऑफ दैट वाज द पर्सन जो कमांडर थे, क्या नाम था उनका, मलिक कफूर, ठीक है। तो इसी तरह से खिलजी डायनेस्टी जो है उन्होंने अच्छा खासा उन्होंने इन्वेट किया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, उससे पहले एक बार वापस से देख लेते हैं ना। उसके बाद आता है ही मेड इकोनॉमिक, तो उन्होंने रिफॉर्म्स और क्या क्या रिफॉर्म्स बनाया, ही मेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में भी, ताकि जो है ईजिली टैक्स में प्रॉब्लम ना हो, पैसे में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उन्होंने रिफॉर्म्स किया। टू मेंटेन हिज मैसिव आर्मी, ताकि उसकी जो आर्मी इतनी बड़ी उसको वो पेमेंट दे, उनकी पैसे की कोई कमी ना हो। तो एश्योर बार्गेनिंग एंड बैन ब्लैक मार्केटिंग, फिर साथ साथ उन्होंने एश्योर किया कि कोई बार्गेनिंग ना हो और ब्लैक मार्केटिंग भी ना हो, एंड प्रॉफिटिंग, ताकि किसी एक को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए ऐसा भी ना हो। तो इसी तरह से मार्केट कंट्रोल में रहे ना। सराय अल अदल वॉज अ मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेंट गुड्स, तो ये मार्केट है जहाँ पे लोकल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और बाहर वाले प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर हु पेड सैलरी, कहा जाता है बाकी इसके पहले जितने से रूलर्स थे उन्होंने क्या किया था, दे गिव सम एरिया, उनको कुछ एरिया दे दिया गया ताकि वो उस एरिया से वो टैक्स कलेक्ट कर, रेवेन्यू ज़मीन से। और लेकिन यहाँ पे कहा जाता है अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट हु पेड सैलरी टू हिज सोल्जर्स इन कैश। तो इसी तरह से फिर आता है, तो यहाँ पे हमने देखा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किया था, पीछे हमने देखा था उन्होंने रूल्स को, सिस्टम्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कंट्रोल और रेवेन्यू अच्छा किया था। फिर आता है इन 1393 अलाउद्दीन बिल्ड द अलाय फोर्ट एट द कोशिक विच कंटेन 7 गेट्स, ठीक है। तो उसमें कितने गेट्स है, 7 गेट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन हिज सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बिकम द किंग, तो इनके बाद इनके बेटे बनते हैं राजा जिनका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एंड बिकम द किंग। ही डिसकंटिन्यूड ऑल द rigid order of his father and declared himself to be the Khalifa and gained the title of उल बाशिक बिल्ला। अब जिस तरह से उसके पापा ने अपना नाम इतना रखा था इस तरह से इन्होंने भी रखा, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इसके पापा ने जितने सारे रूल्स बनाए थे रिजिड, उनको लगा कि सही नहीं है, उन्होंने उनको बंद कर दिया। फिर आफ्टर हिज असैसिनेशंस, अब इनकी असैसिनेशन के बाद नसरुद्दीन
Khushru Shah become the Sultan and he was the ruler and he was the last ruler of खिलजी डायनेस्टी। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन रूल नहीं कर पाए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, क्योंकि इनकी साथ भी वही हुआ, एसेसिनेशन की मतलब हत्या इनकी कर दी गई। यहाँ पे हर एक दूसरे को भाई भाई जो थे एक दूसरे को क्या करते थे, पावर के लिए, किंगडम्स के लिए मार देते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे नसरुद्दीन खुसरो शाह जो थे ये राजा बनते, उनको असनेट करने के बाद, और कहा जाता है ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी 1320 में गाजी मलिक गयाजुद्दीन तुगलक, इसका पूरा नाम है गयाजुद्दीन तुगलक, इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। ही बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये बनते सुल्तान ऑफ दिल्ली इन द ईयर 1320 में। आफ्टर एसेसिनेटिंग खुसरो शाह, तो किसने किसको हटाया अपने रास्ते से? अभी हमने पढ़ा कि खुसरो शाह जो थे, नसरुद्दीन खुसरो शाह कौन था? ये लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, क्योंकि इनको किसने मारा? गाजी मलिक ने। और यहाँ पे शुरुआत होती है तुगलक डायनेस्टी के। तो यहाँ पे जो वीक हो जाता है और जिसके पास पावर होती है, तो उस तरह से वो एक दूसरे को मार के किंगडम्स हासिल करते थे। ये सिस्टम जो थे उस समय प्रिवेलिंग थी। ठीक है, तो इसी तरह से कहा गया कि खुसरो जो थे ही वॉज असनेटेड बाय गाजी मलिक एज सुन एज ही बिकम द सुल्तान। जब गाजी मलिक जब है दैट इज़ गयाजुद्दीन तुगलक, जब वो राजा बनते, ही हैड टू फेस प्रोविंशियल रिवॉल्ट। इसके राजा बनने के बाद बहुत सारे जो आसपास के जो स्टेट्स थे, छोटे मोटे प्रोविंशियल स्टेट जो, तो लोगों ने रिवॉल्ट किया अलग अलग एरिया से। ही सेंट हिज सन, तो उसको शांत करने के लिए इन्होंने क्या किया, उस जो रिवॉल्ट कर रहे थे उनको शांत करने के लिए ही सेंट हिज सन जूना खान, तो उन्होंने अपने बेटे को भेजा जूना खान टू वरंगल। तो कहाँ पे गए वो? वरंगल गए। अगेंस्ट किसके साथ लड़ने के लिए? किंग प्रताप रुद्रदेवा ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पर जो थे तेलंगाना के जो रूलर थे, किंग थे प्रताप रुद्र देवा, उनके साथ लड़ने के लिए अपने बेटे को भेजा जूना खान। A military expedition was sent to Jajnagar, that is Odisha, in which Ulugh Khan, that was Juna Khan, emerged at victorious। तो यहाँ पे फिर दूसरी जगह में भी भेजा गया, that is उड़ीसा में भी, और वहाँ पे वो इमर्ज हुए, उनको जीत हासिल हुई, और वो वहाँ पे एज अ विक्टोरियस जीत हासिल करके वहाँ से वापस गए। ना क्रशिंग द बंगाल रिवॉल्ट, क्योंकि उन्होंने बंगाल रिवॉल्ट को क्रश कर दिया। वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम थी उसको वहाँ पे लोगों को उनको चुप करवा दिया गया। तो रिवॉल्ट वाज द लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ गयाजुद्दीन। तो कहा जाता बंगाल का जो रिवॉल्ट हुआ था वो लास्ट रिवॉल्ट था, मिलिट्री एक्सपेडिशन वो लास्ट था। ना ड्यूरिंग आ रिसेप्शन सेरेमनी ऑर्गेनाइज इन दिल्ली टू सेलिब्रेट हिज रिटर्न, क्योंकि उसके बाद जब वो उसके बेटे वहाँ पे पहुँचे तो उसकी जीत की खुशी के लिए उन्होंने अच्छा कहा था, जैसे एक सेलिब्रेशन रखा गया था। तो वो दिल्ली पहुँचे। अ वुडन बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू विच ही डाइड। तो कहा जाता है एक जो वुडन बिल्डिंग थी वो टूट जाती है जिसके कारण वो मर जाते, उन्हें चोट पहुँचती है जिसके कारण ही डाइड इन 1325 में। आफ्टर दिस हिज सन जूना खान बिकम द सुल्तान इन द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके बाद जो थे इनके बेटे जूना खान को बना दिया गया वहाँ का किंग, और उसको नाम दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक। हिज नेम वॉज एसोसिएटेड विथ वेरियस टाइटल्स सच एज एन एस्टोनाइजिंग मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। क्यों बोला गया यहाँ पे? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम ही किया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने जो भी काम किया उनमें उसको सक्सेस नहीं मिला, इसलिए कॉन्ट्रडिक्टर मतलब फिक्स नहीं होता है, कभी कुछ तो कभी कुछ डिसीजन लिया जाता है, और वो डिसीजन का रिज़ल्ट जो होता है, रिज़ल्ट अनसर्टन रहता है, वो लास्ट में जो क्या होगा उसे खुद को नहीं पता होता। तो इसी तरह से इन्होंने ऐसी बहुत सी डिसीजन ली थी। इनमें से 3 डिसीजन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा सभी को प्रॉब्लम हुई थी, उनको नहीं, पूरे राज्य में जो पीपल थे
सिटीजन से जो लोग थे उन सभी को प्रॉब्लम हुई थी। साथ साथ इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा उन्होंने दुरुपयोग किया था, यूज़ जो एक्सप्लॉइट किया था। जैसे थर्स्टी ऑफ ब्लड एक्सेट्रा, थर्स्टी ऑफ ब्लड, मिक्सचर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, इस तरह से अलग अलग नाम दे के उनको जो है नाम से लोग, क्योंकि उनके काम के कारण। ना ड्यूरिंग द रीजन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी वॉज डिवाइडेड इंटू 23 मुक्ताज, दैट इज प्रोविंसेस। कितने राज्य को डिवाइड किया? 23 स्टेट्स में ना। ज़ियाउद्दीन बरनी मेंशन 5 मेजर पॉलिसीज़ ऑफ द सुल्तान, उन्होंने 5 मेजर्स जो थे उसके मेंशंस किए, जैसे टैक्स इंक्रीज इन डॉब्स एंड मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी एंड अटैक अपॉन खुरासेना एंड एक्सपीडिशंस टुवर्ड कराची। ये 5 जो है उन्होंने बताया, मेंशन किया। ज़ियाउद्दीन बरनी, दैट वाज अ राइटर जिन्होंने क्रॉनिक्स लिखे हैं, जो कोई भी किंग्स के बारे में स्टार्टिंग से उनका जन्म से लेके उन्होंने कब तक कितना और उनकी मृत्यु तक उन्होंने कितना सारा काम किया, शादी कितनी उनके, इनके बच्चे कितने थे, उन्होंने कितनी सारी जो थे जीत हासिल की, ये सारा जो इसको लिखा जाता है उसको क्रॉनिक कहा जाता है। ठीक है, इन सीक्वेंस, डे वाइज, ईयर वाइज। तो इनके बारे में दैट वाज मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा गया था। किसने लिखा था? ज़ियाउद्दीन बरानी, दैट इज़ वन ऑफ द क्रॉनिक। तो इन्होंने मेंशन किया अपने बुक में कि इन्होंने 5 ऐसी पॉलिसीज़, उन्होंने अलग अलग पॉलिसीज़ बनाई थी, लेकिन ये जो 5 पॉलिसीज़ है जो सबसे ज़्यादा वीक थी और इसका रिज़ल्ट जनता को भी भुगतना पड़ा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सबसे पहले टैक्स इंक्रीज इन डोब्स, द एरिया, डोब्स किसे बोलते हैं? द लैंड बिटवीन द रिवर। तो रिवर्स, जैसे यहाँ रिवर्स चल रही है, यहाँ पे रिवर्स चल रही है, तो ज़मीन जो है, तो यहाँ जो लैंड होगी वो बहुत अच्छी फर्टाइल एरिया होगी। तो ये तो डोब्स एरिया जो थी फर्टाइल होती थी। ठीक है, तो कहा जाता है कि हर साल एग्रीकल्चर्स में प्रॉफिट होती थी फार्मर्स को, लेकिन उन्होंने इसके कारण कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर्स में लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उन्होंने उस साल क्या किया, एक साल टैक्स बढ़ा दी कि इस एरिया में जो है इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी साल जो था, उस साल फेमाइन आ गया, जो फसल हुई नहीं, पूरी की पूरी ख़राब हो गई, और उसी साल उन्होंने क्या किया, टैक्स इंक्रीज़ कर दिया। ये एक पॉलिसी था। दूसरा, मेकिंग देवगिरी एज द कैपिटल। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उनको अपना कंट्रोल नहीं करना है, इससे अच्छा वो देवगिरी जाएंगे, साउथ में जाएंगे, और वो वहाँ जाके रूल करेंगे और उनको एज अ कैपिटल अपना बनाएंगे, अपने राज्य का, दिल्ली को नहीं। और उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करके क्या किया, देवगिरी में एक अच्छा खासा पैलेस बनाया सब लोगों के लिए, सब कुछ, पूरा शहर बनाया। फिर लोगों को वहाँ लेके गए। जब वहाँ लेके गया दिल्ली, तो पता चला कि दिल्ली जो है वहाँ पे कोई नहीं है कंट्रोल करने के लिए। तो जो बाहर से मंगोलियंस जो बार बार आ रहे थे अटैक करने के लिए, उनके लिए वो इजी हो गया, तो वो डोर ओपन हो गया था। तब फिर वापस इतनी मुश्किल से लोगों को लेके आए, इतने महीने में वापस वो बैक करे कि नहीं, अब वापस हम चलेंगे, कहाँ जाएंगे, वापस दिल्ली जाएंगे। तो सोचो इतना पैसा बर्बाद हुआ उनका, वही ये डिसीजन में उनका फेल हो गया। फिर थर्ड डिसीजन, सर्कुलेशन ऑफ टोकन करेंसी। इनको लगा कि जो है सिल्वर और जो गोल्ड है, सर्कुलेशन जो कॉइन है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और मिनरल्स जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और साथ सर्कुलेशन में ख़जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेजरी में। तो उन्होंने कहा कि चलो एक टोकन मनी शुरू कर देते, जैसे कॉपर है किसी और चीज़ों का, और हम लोग शुरू करते। तो इन्होंने शुरुआत की टोकन करेंसी और बाद में देखा गया कि वो टोकन करेंसी जो है, जैसे हमारा आज करंटली RBI इशू करती है, तो यहाँ पर किंगडम्स में भी किंग्स के अंदर ही वो मिंट होती, जहाँ पे वो माइन में बनता था। लेकिन बाद में टोकन करेंसी जब इन्होंने अलाउ किया, तो घर घर लोगों ने टोकन करेंसी बनाना शुरू कर दिया, जिसके कारण वापस आजा को इसे बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने सोचा कि खुरासाना, दैट वाज जो साउथ नॉर्थ वेस्ट से जो लोग इन्वेडर्स बाहर से आ रहे थे, उनके ऊपर वो लड़ेंगे। तो अटैक अपन खुरासाना सोचा, लेकिन वो सोचा कि उनको वापस वो कराची तक लेके जाएंगे। तो लेकिन ये रिज़ल्ट भी इनका उल्टा हो गया, और क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल निकल गए। तो इसी तरह से ये इनका जो है 5 पॉलिसी जो हमने अभी पढ़ा, जो 5 पॉलिसी पढ़ा, वो पूरा का पूरा जो था फ्लॉप था, इसके लिए इनको नाम ऐसा दिया गया।
द सुल्तान रिटेन देवगिरी, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया वो सारा वैसे ही, रिटेन देवगिरी एज इज कैपिटल एंड रीनेम्ड इट एज अ दौलताबाद। तो देवगिरी को कैपिटल बनाने के बाद उस शहर का नाम दिया दौलताबाद। फिर करेंसी बनाई, मिक्सचर ऑफ कॉपर्स एंड निकल्स। पीपल जो थे खुद शुरू हो गए करेंसी बनाना, अभी हमने डिस्कस किया। देयरफॉर टोकन करेंसी हैज बीन डिसकंटिन्यूड, बंद करना पड़ा। मोरक्को ना ट्रैवलर्स इबन बतूता जो आए थे इंडिया में, इन्होंने उसी समय तो अपॉइंटेड हिम एज अ काजी ऑफ दिल्ली, इन्होंने उनको एज अ काजी ऑफ दिल्ली अपॉइंट किया, बट ही सेंट हिम टू चाइना एज हिज एम्बेसडर। तो इसके बाद उन्होंने उनको चाइना सेंड कर दिया एज हिज एम्बेसडर। तो मोहम्मद बिन तुगलक डायड इन द ईयर 1351। तो ये सारे कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने सही से नहीं कर पाए। नाउ इन 1351 मोहम्मद तुगलक कज़न, उनके कज़न जो थे, कज़न फिरोज शाह तुगलक बिकम द सुल्तान। तो उनके मरने के बाद उनके जो कज़न थे फिरोज शाह तुगलक वो बन गए सुल्तान। फिरोज शाह सेंट 2 मिलिट्री एक्सपीडिशंस अगेंस्ट हाजी इलियास ऑफ बंगाल, इन्होंने भी मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजी बंगाल में किंग से लड़ने के लिए, हाजी इलियास हु हैज़ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि उसी समय अलाउद्दीन खिलजी के समय, तुगलक के समय में, मोहम्मद तुगलक के समय में इन्होंने अपने आप को ऐसा डिक्लेयर कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट रूलर है, वो किसी के अंडर में रूल नहीं कर रहे। तो उनको वापस से अपने अंडर में रखने के लिए फिरोज शाह ने मिलिट्री एक्सपीडिशंस भेजा, और उस समय वहाँ पर रूलर कौन था? हाजी इलियास। ठीक है, अब आता है बट ही रिमेन अनसक्सेसफुल बोथ द टाइम, लेकिन फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिला। कहा गया बोथ द टाइम, इट मीन्स ही हैज सेंट 2 टाइम्स, यहाँ लिखा था ना 2 टाइम्स, लेकिन दोनों बार ही वो हारे, जीते नहीं। फिरोज शाह डिक्लेयर गवर्नमेंट एंड मिलिट्री जॉब्स एज हेरिडिटरी एंड डिसकंटिन्यू द सिस्टम ऑफ चेकिंग फॉर 1 क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे देखो इन्होंने कितनी सारी बेवकूफ़ी काम की। इन्होंने डिक्लेयर कहते हैं कि जो मिलिट्री जॉब्स में आएगा, जो जॉब करेगा, जो भी सोल्जर्स बनेगा, वो बेस्ड ऑन मिलिट्री एज हेरिडिटरी। ना हेरिडिटरी का मतलब क्या था? हेरिडिटरी मतलब अगर पिता है तो बेटा भी वही करेगा, बेटे का बेटा भी वही बनेगा। अब ज़रूरी नहीं कि पिता जो थे वो स्ट्रांग थे, ही वॉज कैपेबल, लेकिन बेटा जो है स्ट्रांग नहीं है, कैपेबल नहीं है। तो इन्होंने ये सिस्टम यहाँ पे रख दिया कि ये जॉब कैसे मिलेगी? हेरिडिटरी पे मिलेगी, और जो पहले क्वालिफिकेशन होती थी, चेकिंग होती थी, वो बंद कर दिया। ये सिस्टम को उन्होंने बंद कर दिया। सो ही अपॉइंटेड हिज सन, इसके साथ साथ उन्होंने अपने बेटे को फतेह खान एज हिज सक्सेसर, कि उनके बाद उनका बेटा जो है वो बनेगा राजा, एंड गॉट हिज सन्स नेम इंस्क्राइब ऑन द कॉइन अलॉन्ग विथ हिज ओन नेम, और साथ साथ अपने बेटे के नाम के साथ अपना नाम भी कॉइन में शुरू कर दिया सर्कुलेट करना। फिरोज गेव इम्पोर्टेंस टू आर्किटेक्चर, कहा कि इन्होंने आर्किटेक्चर्स में ज़्यादा ध्यान दिया था। ही पॉपुलेटेड द टाउन सच एज हिसार फिरोज़ा, इन्होंने बताया गया, इन्होंने ही शुरुआत की थी हिसार फिरोज़ा, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, इस तरह से ये सारे जो है ये टाउन जो है इन्होंने खुद, इनके अंडर में ये सारे टाउन जो है डेवलप्ड हुई थी। अशोका पिलर व ब्रॉड फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ टू दिल्ली, तो यहाँ पे कहा गया साथ साथ इन्होंने अशोक का पिलर जो थी वो वहाँ से फ्रॉम टोपरा से इन्होंने कहाँ मंगाई? मेरठ में, दिल्ली में। बट द स्कॉलर वे अनेबल टू इंटरप्रेट देम, लेकिन जो स्कॉलर्स थे इसके कोर्ट में, जो पढ़ने वाले थे, लर्नड पर्सन जो थे, वो उनको इंटरप्रेट नहीं कर पाए कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ फिरोज वॉज डिगिंग ऑफ कैनल in Hansi and Sirsa regions to solve the problems of water shortage over there। तो इनका जो एक अच्छा काम बोला गया वो कौन सा है? कि इन्होंने डिगिंग ऑफ कैनल, पानी को सेव करने के लिए, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये काम उन्होंने अच्छा किया। ना 1 कैनल वॉज डग फ्रॉम सतलेज रिवर, एक कैनल को रिवर सतलेज के वहाँ उसमें से बनाया गया। दीपालपुर, अनदर वॉज डग फ्रॉम यमुना रिवर टू सिरमौर, तो यहाँ पे सतलज रिवर से बना के दीपालपुर तक लेके गए,
और यमुना रिवर के साथ जो कैनल को बनाया वहाँ से सिरमौर तक लेके गए। सो अ साउंड पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे देखा गया कि एग्रीकल्चर में इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ताकि एग्रीकल्चर जो है अच्छा खासा इंक्रीज़ हो और लोगों को ड्रॉट का, सूखे का सामना ना करना पड़े। जजिया दैट वाज अ टैक्स, एक टैक्स का नाम है, वॉज इम्पोज ऑन द ब्राह्मण्स। रिलीजियस टैक्स होता था तो ब्राह्मण्स को उन्हें देना पड़ता था। लीडर ऑफ शिया सेक्स वे आर सेंटेंस टू डेथ। इनके समय में जो सिया सेट थे, मुस्लिम्स में सेक्स, दे आर टू सेट्स, सिया एंड सुन्नी। तो जो सिया थे उन्हें वो क्या करते थे, डेथ सेंटेंस करते थे, सज़ा देते थे, तो मौत की सज़ा। नॉन मुस्लिम जो थे पनिश्ड में वॉज एबोलाइज्ड। नॉन मुस्लिम का पनिशमेंट जो एबोलाइज हटा दिया गया। नॉन शरीयत टैक्सेस जो थी वे आर एलिमिनेटेड, कि इस तरह से जो नॉन शरीयत है उनको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। एंड ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्स आर रिटेन। तो इसी तरह से नॉन शरीयत, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरह से इन्होंने, एक तो नॉन शरीयत मतलब जो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स है उनको टैक्स इन्होंने इसको हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया, नहीं देना पड़ेगा। ओनली 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी आर रिटेन। तो यहाँ पे जो बताया गया स्टार्टिंग से, यहाँ पे जजिया वॉज इम्पोज ऑन द ब्राह्मण, लीडर ऑफ शिया सेक्स वॉज, उसके बाद नॉन इस्लामिक पनिशमेंट वॉज एबोलाइज कर दिया गया, हटा दिया गया। साथ साथ नॉन शरीयत जो भी रिलीजियस मैटर्स है, नॉन रिलीजियस वाले हैं, और टैक्सेस हटा दिया गया। फिर इंक्रीज क्या कर दिया, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लेव सिस्टम। देयर वाज एन अननेचुरल इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्लेव्स। बहुत ज़्यादा स्लेव्स, क्योंकि जो भी राज्य उन्होंने जीता होगा तो उसके जो एनिमी सोल्जर्स थे उनको वो स्लेव्स बना दिया। एंड देयर वाज अ न्यू डिपार्टमेंट नेम दीवाने बंदगन वॉज क्रिएटेड फॉर द स्लेव्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसको देखने के लिए, ये डिपार्टमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्लेव्स को कंट्रोल करने के लिए, स्लेव्स को देखने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इतना सारा स्लेव 1,80,000 स्लेव्स जो थे उस डिपार्टमेंट के अंदर थे। फिरोज प्रोमोटेड मस्क मिलन एंड ग्रेप्स फार्मिंग एंड दिल्ली। ये 2 फ्रूट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था, बिकॉज ही लाइक्स दिस फ्रूट्स वेरी मच। एंड बिल्ड सेवरल ऑर्चर्ड्स ऑल्सो, बहुत से फ्रूट्स के गार्डन्स बनाए गए। फिरोज शाह डाइड इन द ईयर 1388 में, एंड नसरुद्दीन महमूद वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो कहा जाता है कि इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, नसरुद्दीन महमूद। ड्यूरिंग दिस टाइम टर्किश इन्वेडर तिमूरलंग इन्वेडेड इंडिया एंड प्लंडर दिल्ली। तो इनके समय में कौन बार बार इन्वेड कर रहा था, तिमूर, ठीक है। तो तिमूर जो थे वो बार बार इन्वेड कर रहे थे, दैट वाज टर्किश इन्वेडर। तो हम लोगों ने ये वाला दैट इज़ तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आएगा, तो ये तुगलक डायनेस्टी का मैप है। अब ये जो बीच बीच में आपको दिख रही है, ये इंडिपेंडेंट, मतलब ये सारे जो रूल, ये वाला इनका कंट्रोल नहीं था। दीज आर इंडिपेंडेंट रूलर, ये अपने अपने रूल कर रहे थे। मोस्टली साउथ में भी देखोगे इस तरह से, ये इंडिपेंडेंट रूलर्स थे, इनमें इनका कोई कंट्रोल नहीं था, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव करेंगे सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव एंड स्टार्ट विद द सैयद डायनेस्टी।